नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ प्रोजेक्ट क्लासेस। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बीकॉम के अंदर जो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम था जनवरी 2022 का जो पेपर था, 22 जनवरी को पेपर हुआ था, वो पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के बारे में। तो शुरू करते हैं, पेपर की शुरुआत करते हैं। तो एंड तक बने रहिए और देखिए किस तरह से हम पेपर सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव होंगे वो विद कैलकुलेशन किया जाएगा। ओके, सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको ढूंढनी है। तो डेंसिटी यानी कि इसकी गहराई किस तरह से ढूंढी जाती है। तो जितना भी आपको नंबर ऑफ क्लासेस है उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको क्लास फ्रीक्वेंसी से। यानी कि अगर क्लास फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई कि अगर 50 की फ्रीक्वेंसी है और नंबर ऑफ क्लासेस आपके पास 5 है तो वो हो जाएगा आपका क्लास डेंसिटी आपकी 10 हो जाएगी, जिसे आप क्लास इंटरवल भी कह सकते हो। नेक्स्ट, द स्क्यूनेस इज प्रेजेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन इफ। स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है ये तीनों के तीनों यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ओके, जबकि ये होता है कि Q3 इज इक्वल टू, यानी कि इसके अंदर Q3 माइनस Q1 या Q3 प्लस Q1 जो यहाँ माइनस किया है, जो Q3 माइनस Q2 इसका मतलब होता है मीडियन, और Q2 माइनस 1 इसका मतलब मीडियन माइनस Q1। तो इसके अंदर यही होता है कि मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं। ओके, अगर कर्व सिमेट्रिकल हुआ तो भी हमारा मीन मीडियन मोड इक्वल होगा। यानी तीनों के तीनों ऑप्शन जो है सही है, लेकिन अगर इनइक्वल हुआ यानी कि ये नॉट इक्वल टू हुआ तो हम इसका स्क्यूनेस नहीं फाइंड कर सकते। तो स्क्यूनेस इज प्रेजेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन इफ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मीन मीडियन एंड मोड इज इक्वल, या फिर यहाँ पे आंसर दे रखा है कि मीन मीडियन मोड इज नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो आपको स्क्यूनेस मिलेगा, अदरवाइज स्क्यूनेस आपको 0 मिलेगा। ओके, सो आंसर इज बी। बाकी के तीनों हम ऑप्शन यहाँ से मिटा देते हैं। ये हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है कि जब नॉट इक्वल होगा तभी आपको स्क्यूनेस की वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नंबर 3, तो यहाँ लिखा है कोएफिशिएंट विद द एस्टिमेट द एसोसिएशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों दे रखा है एंड एस्टिमेटिव इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन होता क्या है कि जो यहाँ पे बताया गया है कि 1-2 पॉइंट, सपोज हम मेंशन करते हैं कि R 1-2.3। ओके, तो ये हम कह सकते हैं इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, जो फिक्स वेरिएबल होता है, यानी कि फिक्स फैक्टर्स होता है जो इंडिपेंडेंट कहते हैं, वो पहले लिखा रहता है और उसकी इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे यानी कि 3 पे की जाती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा पार्शियल कोरिलेशन। सो आंसर इज बी। ओके, नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इफ़ द R इज माइनस 0.8। ओके, अगर आपका आंसर R माइनस 0.8 है तो आपको कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन U एंड V। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे UV का जो रूल है वो किस तरह से होता है। UV का रूल जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि UV का रूल जो है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा UV क्या होता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ UV का किस तरह से कैलकुलेशन होता है। अगर आपका R जो है, अगर आपका जो R है वो माइनस है, ये यानी X एंड Y, ओके, तो ऐसे केसेस में आपका आंसर UV जो होगा वो माइनस में आएगा। ओके, UV आपका माइनस में आएगा। ओके, अगर ऐसा हुआ कि अगर R आपका माइनस में है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर माइनस में ही मेंशन किया हुआ है। सो अगर R माइनस है और यहाँ पे माइनस X हो गया, ओके, इस तो यहाँ पे आंसर आपका जो UV होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट इज़ R UV आपका प्लस में आंसर आएगा। इसी तरह से ऐसा हुआ कि अगर R X माइनस है और Y भी माइनस है, ओके, तो भी आपका आंसर प्लस में आ जाएगा UV। ओके, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि अगर R यहाँ पे आप समझ लो कि X प्लस में है और माइनस Y है, तो आपका आंसर वापस माइनस आ सकता है U। ओके, ये भी माइनस में आएगा, सिर्फ एक ही केसेस में प्लस आएगा। अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमें बताया गया है कि R आपको R दे रखा है माइनस 0.8 और U जो मेंशन किया हुआ है वो U क्या है आपके पास कि मेंशन किया है 1.5x, ओके, प्लस 2, और V जो मेंशन किया गया है वो है माइनस 2y प्लस 3। अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या हो गया, आपका x प्लस में है लेकिन y माइनस में, और क्वेश्चन ऑलरेडी माइनस में, क्वेश्चन माइनस में है
ओके, और ये आप देख सकते हो कि क्वेश्चन माइनस में है, एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है, तो आंसर ऑफ कोर्स माइनस में आएगा। ओके, सो आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -0.8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे आंसर आएगा -0.8, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है ए के अंदर। नेक्स्ट, इफ द सेकेंड एंड फोर्थ क्वार्टाइल ऑफ द मोमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 and 16, अगर 4 and 16 आपको बताया गया है, ओके, तो कह सकते हैं इसका कैलकुलेशन क्या होगा। ओके, चलो मैं ये मिटा देता हूँ आपको जो अभी हमने कैलकुलेशन किया था। इसके लिए ऑलरेडी मैंने जगह नहीं छोड़ी थी, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको लिखा था। ओके, ये हमने जगह इसके लिए ऑलरेडी छोड़ी हुई है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। ये आपको ढूंढना है तो आपको β2 ढूंढना पड़ेगा। β2 का जो फॉर्मूला है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। ओके, ये आपकी फॉर्मूला है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से अगर आप μ4 लिखोगे तो 16 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखेंगे हम 16 हो जाएगा, और ये जो ये μ2 स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है। ओके, जो आपको μ2 दे रखा है, सेंट्रल मोमेंट 4 है, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट है 4। ओके, तो सेंट्रल सेकेंड मोमेंट के लिए आपको मेंशन किया गया है आंसर 4। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन क्या करोगे कि आपका आंसर आ जाएगा 16, यानी कि 4 स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 16, आंसर हो जाएगा 1। ओके, अगर β2 आपका जो है वो β2 जो है वो अगर आपका <3 होता है, ओके, तो <3 के लिए हमारा रूल अलग बनता है। ठीक है, तो ये जो रूल बनता है कि अगर <3 हो गया तो वो हो जाएगा प्लेटिक्रोटिक। ओके, अगर β2 एग्जैक्टली 3 हो जाता है, ओके, तो वो मैसोक्रोटिक होता है। ओके, और β2 अगर ग्रेटर देन 3 हो जाता है, सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिखा, <3 हो गया, ये ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 हो जाएगा तो लैप्टोप्रोटीन। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 1 विच इज़ <3, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा <3, तो प्लेटिक्रोटिक आपका आंसर जाएगा। ओके, सो आंसर इज सी, प्लेटिक्रोटिक। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर हमारा प्लेटिक्रोटिक आंसर आ जाएगा सी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड। डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं? जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके लिए हमारे पास वर्ड्स क्या है और इंडिपेंडेंट के लिए क्या है, समझ लो। डिपेंडेंट के लिए हमारा है प्रेडिक्टेड, ओके, या आप कह सकते हो रिग्रेसेंट कह सकते हो, तो रिग्रेशन यहाँ पे मेंशन किया है। और इंडिपेंडेंट के लिए होता है रिग्रेसर, यानी कि ये जो वर्ड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए होता है, या फिर प्रेडिक्टर भी कह सकते हो आप। ओके, तो ये जो प्रेडिक्टर या फिर आप कह सकते हो रिग्रेसर, प्रेडिक्टर को एस्टिमेटर भी कह सकते हो, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आएगा रिग्रेसेंट, यानी कि आंसर सी। ओके, नंबर 7 करते बारे में। फॉर द सीरीज ऑफ द डेविएशन आपको मेंशन किया गया है ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन इज, आपको क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना था। ओके, तो क्वार्टाइल डेविएशन अगर आपको चाहिए तो किस तरह से आप क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करोगे? क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। ओके, तो किस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे? इसको अरेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा रहेगा। ओके, तो आप देख सकते हो इसके अंदर किस तरह से किया हुआ है अरेंज। सबसे छोटा वाला जो है आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन में आपका रहेगा 8, उसके बाद आएगा 10, उसके बाद आ जाएगा 12, उसके बाद आ जाएगा 15। ओके, और 15 के बाद आ जाएगा 18। ओके, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं किस तरह से आ रहा है। चलो, यहाँ पे अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं नंबर 6 को। नंबर 6 को अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो सबसे पहले आ जाएगा 8, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं 8, उसके बाद आ जाएगा 10, फिर 12, ओके, उसके बाद आ जाएगा 15, ओके, उसके बाद आ जाएगा 16, 15, 16, उसके बाद आ जाएगा 15, 16,
उसके बाद आ जाएगा सीधा 18, ओके। उसके बाद आ जाएगा 20, 24 आई थिंक है, 24 है। उसके बाद है 26, ओके, इतना इनफ है। अच्छा, अगर हमें Q1 चाहिए तो Q1 ये टोटल 11 ऑब्जर्वेशंस है, ओके। कुल मिला के 6, 8, 10, 11, 11 प्लस 2 यानी 12 हो जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन, ओके। थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया आपका 12। और Q3 के बारे में है तो हम यहाँ पे 3 इंटू n+1 यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे, ओके। तो ये थर्ड की जगह 9th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ओके। जो 9th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और 28 के बाद बनता है 32, ओके। तो ये हो जाएगा 32। हमें पूछा गया है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला बनती है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 32 में से आप 12 माइनस कर लोगे यानी कि 20, और 20 को डिवाइड बाई 2 कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 10। आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर डी आंसर मेंशन किया हुआ है 10, ओके। नंबर 8 में आपको लिखा हुआ है वायोनेक्स रिग्रेशन लाइन जो है, तो आपको बोला गया है कि कॉरस्पॉन्डिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या हो सकता है, यानी कि वायोनेक्स के लिए अगर है तो BYX हमें चाहिए, ओके। तो BYX के लिए क्या मिलेगा, तो हमने इक्वेशन ले रखी है यहाँ पे, देखें यहाँ पे हमने इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y। अगर वायोनेक्स बनाना है इसको, तो इसको y को हम यहाँ लिखेंगे दैट इज 3y इज इक्वल टू 25, और x को इस साइड ले जाएंगे तो -2x हो जाएगा। सबका माइनस साइन चेंज कर लेते हैं, यानी कि 3y इज इक्वल टू 25 प्लस -25 प्लस 2x। तो y का फॉर्मूला बन जाएगा -25 प्लस 2x, ओके। इसके दोनों के डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि BYX जहाँ पे कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा 2/3, तो यहाँ पे लिखते हैं 2/3। तो BYX का आंसर आपको मिल जाएगा 2/3। सो क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास BYX 2/3 आंसर कहाँ मिल जाता है। फर्स्ट आंसर तो BXY लिखा हुआ है, तो लास्ट BYX है 2/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा D। अच्छा, 9 की बात करें, 9th प्रॉब्लम, तो उसके अंदर हमें लिखा हुआ है दैट इज़ कास्ट ऑफ अ पर्सन। कास्ट होता है हमारे पास फिक्स कास्ट होता है, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, ओके, जैसे कि हमें हो गया क्षत्रिय हो गया, ओके। इस तरह से हम कास्ट को कर सकते हैं। तो ये नॉमिनल में आता है, वो कोई इंटरवल में नहीं आता। इसका आंसर आएगा नॉमिनल, दैट इज आंसर नंबर 9, ओके। उसके बाद होता है द वैल्यू ऑफ द मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में बात करें तो मल्टीपल कोरिलेशन, देखो मैं दोनों बता देता हूं आपको, कि पार्शियल होता है उसका आंसर आता है -1 to +1 के बीच में, और मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल कोरिलेशन का जो आंसर होता है 0 to 1 के अंदर आता है। सो यहाँ पे आपका 0 to 1 यानी कि ए आंसर आ जाएगा, ओके। नंबर 11, when the firm is registered both the profit and losses measures of the central tendency and cannot be considered। तो यहाँ पे अब कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा कंसिडर नहीं होगा। देखो अरिथमेटिक मीन में एक एक्स अगर प्लस में होगा दूसरा एक्स माइनस में होगा तो चलेगा, मीडियन में भी चलेगा कि उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे, मोड में भी चलेगा। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के अंदर क्या होता है, आपको होता है x1 एक प्रॉफिट में है, दूसरा x2 अगर आपका है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके रूट निकालना होता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला वही है। तो ये पॉसिबल नहीं है। सो आंसर इज बी, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, ओके। नंबर 12 के अंदर क्या मेंशन किया है ये हम मिटा देते हैं, वर्किंग छोटा सा यहाँ पर करने के लिए हमने ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो ये जो आपके पास है नंबर 12 के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू, ओके। समझ लो कि हमें पता है कि BYX किस तरह से होता है, हाँ से समझ लो, BY छोड़ दो, R से कर, तो R का एक फॉर्मूला है प्लस और माइनस √BXY इंटू BYX, ओके। ये हम बस सिंपल कोरिलेशन के बारे में बात कर रहे थे, ओके। सो हमेशा R जो होता है वो बड़ा होता है BXY BYX की क्या। तो ये एक पहली चीज़ तो आपको ये पता चल गई कि आपका B जो है अंदर R, तो ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, ओके।
हाँ, आर के अंदर ये और ये ऑप्शन पॉसिबल है। ओके, इसी तरह से बी वाला ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम मल्टीपल कोरिलेशन यानी कि रिग्रेशन की यहाँ पे कोरिलेशन की बात करें, पार्शियल कोरिलेशन की, ओके, तो पार्शियल कोरिलेशन का जो रूल है वो किस तरह से होता है। सो ये R12 पॉइंट हो गया। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसका मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है कि ये समझ लो कि एग्जाम्पल नंबर 12 ये R12.3 का जो फॉर्मूला है हमने लिखा हुआ है। इसके अंदर मैं यहाँ पे आपको करता हूँ, अगर B12.3 है, ओके, तो B12.3 के अंदर हमारे पास यही फॉर्मूला रहती है। इसका जो न्यूमरेटर होता है वो सेम रहता है। ओके, सेम यहाँ पे रहता है और सेम यहाँ पे भी रहता है। ओके, डिनोमिनेटर में इसका एक पोर्शन होता है वो यहाँ पे आएगा और जो दूसरा पोर्शन है वो यहाँ पे आएगा। यानी कि इसके अंदर B12.3 है, इसके अंदर B21.3 है। ओके, सो R12.3 की अगर फॉर्मूला बनाई गई तो इसके अंदर ये होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि R12.3 का मतलब होता है B12.3 और इंटू B21.3, जो कि हमारे आंसर में देख सकते हैं। आंसर में कहाँ पे है? सो ये जो हमारा आंसर है ये आंसर बन जाता है 13 वाला नहीं, ये 12 वाला। सो आंसर इज बी आंसर हमारा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन, देखो यहाँ पे अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, ओके, कि आर का जो होता है फॉर्मूला ये होता है प्लस और माइनस अंडर रूट BXY इंटू BYX। यानी अगर रिग्रेशन अगर माइनस में होगा तो कोरिलेशन माइनस में आएगा, अगर ये दोनों प्लस में होंगे तो ये भी प्लस में आएगा। ओके, तो मस्ट बी द सेम, उसकी साइन सेम होनी चाहिए। ओके, लेंथ ऑफ कस्टमर सर्विस जो होता है सर्विस कॉल वो किस तरह का होता है? तो लेंथ ऑफ कस्टमर सर्विस जो होता है, कस्टमर की सर्विस, वो कंटिन्यूस सीरीज में आती है। सो आंसर इज सी, इज इन कंटिन्यूस। नंबर 15, if the point of the scatter diagram indicate that the one variable increase and other variable tend to be decrease, the variable of r will be, समझ लो कि एक वेरिएबल कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ओके, सपोज हमने ये x के ऊपर है और ये y के ऊपर है। x ऐसे बढ़ रहा है लेकिन y कम हो रहा है। इसका मतलब हमारा लाइन कुछ इस तरह से आएगा। इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सेम 10, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिग्री ऑफ इंडिकेट वन वेरिएबल इंक्रीज एंड द अदर वेरिएबल टेंड टू बी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, यानी इनका मतलब नेगेटिव रिलेशंस होता है, दैट इज -1। ओके, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर डी में। ओके, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 21 एंड इफ द 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ईच ऑब्जर्वेशन द न्यू मीन इज, अगर एवरी यानी कि ईच ऑब्जर्वेशन में से अगर आप निकालो हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो मीन मीडियन मोड के अंदर प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिविडेशन सबकी इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे आपका पहले का मीन 10 था, अगर ईच ऑब्जर्वेशन में से अगर आप 3 निकाल देते हो, इसका 10 ऑब्जर्वेशन का जो मीन था आपके पास वो 21 था, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से 3 निकाल दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 18। तो आंसर इज डी, दैट इज 18। ओके, फॉर आर्बिट्री वैल्यू 5 दैट इज हम उसको ए वैल्यू कह सकते हैं, इसका एज्यूम वैल्यू। ओके, इफ द म्यू1 डैश इज 3 देन मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, समझ लो ये हम इसकी फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख लेते हैं, हमारे पास जगह है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो ये जो है हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि मीन का जो फॉर्मूला है वो है मीन का फॉर्मूला जो कि है a प्लस म्यू1 डैश। ओके, तो ए वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में बता रखी है कि 5 है। ओके, यहाँ पे इसकी ए वैल्यू क्या रखी थी, जो कि हमें वैल्यू 5 मेंशन किया था, और म्यू1 डैश की वैल्यू 3 है, तो आंसर ऑफ कोर्स 8 आएगा। सो यहाँ पे आंसर आएगा 8, जो कि पहला ही ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ओके, नंबर 18 देखते थे। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट आपको आर दे रखा है 0.8, अगर आर आपका 0.8 है तो आप कह सकते हो कि आर स्क्वायर जो होगा वो 0.64 होगा, इसका स्क्वायर होगा। इसका मतलब होता है ये 64% आएगा। सो आंसर इज 1
कि 64 variations dependent and they explained to be independent variable. Okay. Number 19, two regression lines are perpendicular to each other. When दोनों अगर रिग्रेशन लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ओके, यानी कि हम पैरेलल भी कह सकते हैं उसको, तो आपका आर इंटरसेक्शन यहाँ पे आर आपका ज़ीरो हो जाएगा. ओके, यानी कि दो रिग्रेशन लाइन जो है वो आपका किस तरह से रहेगा, दोनों रिग्रेशन लाइन एक ऐसा रहा, दूसरा भी ऐसा रहा. ओके, तो ये जो आपका हो गया आर इज इक्वल टू ज़ीरो. चलो नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर इज. फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर के बारे में पूछा गया है, तो हम यहाँ पे इसका वैल्यूएशन करेंगे. सपोज वेरिएशन हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें एस स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, जिसे हम वेरिएंस कहते हैं, जिसे एस स्क्वायर कहते हैं. इसके लिए हमने क्या किया, 11 नंबर्स जो थे 1 to 11 इसका टोटल कर लिया, तो इसका टोटल आ रहा है 66. और सबका स्क्वायर के लिए 1 का एक का स्क्वायर 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से हमने सबका टोटल कर लिया. तो इस तरह से हमारे पास 11 तक का हमने टोटल स्क्वायर किया हुआ है 121. तो इन सब का टोटल करेंगे तो 506 आ रहा है. ओके, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो. तो यहाँ पे एस स्क्वायर, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा है इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर रूट नहीं किया. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 506 डिवाइडेड बाय हम एन की हमारे पास यहाँ पे 11 नंबर्स है, और सिग्मा एक्स यानी कि 66/11 है, उसका स्क्वायर कर लेंगे. ओके, तो 506/11 अगर हमने कर लिया तो 46 आंसर आ जाएगा, और 66 डिवाइड बाई 11 यानी 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो आंसर आज आपके पास आ जाएगा 10. ओके, सो 10 इज़ योर आंसर. देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर किस तरह से है. सो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर हमारे पास आ जाता है. कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 था, तो इसके अंदर हमारे पास आंसर आ जाता है 10. ओके, वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स. ओके, ड्राइंग अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप. अगर लेस देन टाइप अगर आप कुछ करना है तो आपको अपर लिमिट लेनी पड़ेगी. ओके, उसकी अपर लिमिट से आप करना पड़ेगी, क्योंकि आप लेस देन जब भी लिखते हो तो लेस देन 10, ओके, इस तरह से लेस देन 20, इस तरह से 30, इस तरह से 40. ओके, लास्ट हो गया सपोज 90 to 100, तो लेस देन 100. तो इसका मतलब हमारा क्लास हो गया 0 to 10, ओके, 10 to 20. तो हमें ये सारी जो है ये अपर लिमिट है. ओके, तो ये अपर लिमिट यहाँ पे मेंशन किए कि अपर लिमिट ऑफ क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है. तो अगर ग्रेटर देन टाइप है तो हम लोअर लिमिट से काम कराते हैं. नंबर 22, the method of least square indicate that we should choose the regression line when the sum of the square of the deviation at the point from the line is. okay, sum of the square हम देख सकते हैं from the sum of the square कहाँ से चाहिए, indicate the regression line हमें चुनना है least square method के अंदर. ओके, तो जिसका मतलब हमें डी स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, रिग्रेशन लाइन की सम ऑफ द स्क्वायर, जिसे हम x माइनस एक्स बार स्क्वायर भी कह सकते हो, आप इस तरह से भी सोच सकते हो. अगर एज्यूम वैल्यू है तो वो हमारा मिनिमम होना चाहिए, कम से कम डी स्क्वायर वैल्यू आता है. कभी कभार तो x माइनस एक्स बार अगर लिया है तो ज़ीरो भी आ सकता है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर नहीं. ओके, तो ये जो स्क्वायर यहाँ पे हम सॉरी ये मिटा देते, तो ये हमारा ज़ीरो होता है. ओके, सो यहाँ पे डी स्क्वायर दैट इज़ अ मिनिमम वैल्यू होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया रखा है कि इफ़ द बी एक्स वाई वर्किंग करने की जगह ज़रूरत है, तो हम इसको निकाल देते हैं. अगर बी एक्स वाई की बात करें कि हमारे पास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 23. तो 23 के बारे में मेंशन क्या लिखा हुआ है कि अगर बी एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 0.5 है, ओके, और आर का वैल्यू आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो बी एक्स वाई की फॉर्मूला क्या होगी, दैट इज बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. ये हो जाएगा. अब बी एक्स वाई आपके पास वैल्यू 0.5 दे रखी है, आर का वैल्यू 0.8 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपको पता नहीं है तो के एस इट इज़ लिखते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे वेरिएंस आपको 16 दे रखा है, इसका मतलब हो जाएगा 4. ओके, अगर हम पूरा सबका साइड चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.8 हमें करना पड़ेगा, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मिल जाएगा. ओके,
ये तीनों की वैल्यू हमें इस तरह से मिल सकती है। तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर 2.5 मिल जाएगा, दैट इज 2.5 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। सो इसका आंसर हमारे पास मिल जाएगा 2.5, डी आंसर इज देयर। ओके, नेक्स्ट नंबर 24, ब्लैंक कैन बी ग्राफिकली लोकेटेड बाय हिस्टोग्राम। अगर हिस्टोग्राम से अगर हमें चाहिए, ओके, तो ग्राफिकली आप कह सकते हो कि हिस्टोग्राम यानी कि जो हमारे ग्राफ्स होते हैं, नॉर्मली हम बार ग्राफ जिसे यूज़ करते हैं, वो बार ग्राफ से हिस्टोग्राम का मतलब किया जाता है। सो मोड आपसे पता चल जाएगा दोनों की हाइट के क्रॉस डिस्टेंस के हिसाब से। ओके, चलो नेक्स्ट, द टू रिग्रेशन लाइन ऑफ द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट व्हेन टू रिग्रेशन लाइन, यानी कि एक लाइन अगर ऐसी है दूसरी रिग्रेशन लाइन ऐसी है, जो यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, वो इंटरसेक्शन आपका x इज इक्वल टू एक्स बार होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि मीन ऑफ x एंड y, ये डेफिनेशन है। ओके, व्हेन टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट x बिकम x बार एंड y बिकम y बार। सो आंसर इज डी, दैट इज मीन ऑफ x एंड y। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा हो गया एक पोर्शन जो कि हमारा MCQ पोर्शन था। अब बात करते हैं इसके सब्जेक्टिव पोर्शन। 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन है। ओके, तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन से हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो किस तरह से है हमारा क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो बता रखा है इसके अंदर वो है, आपको बताएगी कि फाइंड द बावलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आपको बावली का कोएफिशिएंट ढूंढना है, राइट। द बावलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर आपको चाहिए, ओके, तो आप किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे बावलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, देख लेते हैं। वर्किंग पूरा यहाँ पे है, हमने अलग से क्वेश्चन में बना के रखा है, ये रहा। बावलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला है आपके पास Q3 माइनस Q1 माइनस 2 मीडियन, ओके, अब अपॉन Q3 माइनस Q1। अगर हमारे पास क्लास और फ्रीक्वेंसी रेडी है तो क्लास और फ्रीक्वेंसी के लिए हमें सिर्फ CF चाहिए, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी 8 का 8 लिखेंगे, 18 प्लस 15 यानी कि 23, 23 प्लस 20 यानी 43, 43 प्लस 45 यानी कि 88, 80 और 88 प्लस 12 दैट इज़ 100। सो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 100। ओके, अब इसके हिसाब से पहले हम Q3 Q1 फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 ऑब्जर्वेशन, तो 75th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अगर 75th ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की जाए तो 75th ऑब्जर्वेशन आपका 88 के अंदर आएगा। ओके, तो ये 45 आपका F हो जाएगा और 43 आपका CF हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकें कि ये 88 के अंदर आता है तो आपका क्लास हो जाएगा 30 to 40, तो हम कहेंगे यहाँ पे दैट इज़ 30 to 40 आपका क्लास है। ओके, इसका कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे L दैट इज़ 30। ओके, ये हमें ऑलरेडी 30 to 40 3 इंटू n बाई 4 75 पता है। मैंने अभी यहाँ पे लिखा है CF हमारा हो रहा है 43 और 45। सो 43 आपका हो जाएगा CF और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 45 और क्लास इंटरवल हमारा हो जाएगा 10। ओके, तो इसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन करेंगे इसका तो 7.11 आ जाएगा, 7.11, तो ये कहेंगे 37.11, ये आपका Q3 हो जाएगा। सेम वे अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ CF वगैरह को, इस तो 88 वापस लिख लेते हैं। ओके, Q1 के बारे में बात करेंगे तो आगे 1 आएगा, दैट इज 100 डिवाइड बाई 4। सो ये 25th ऑब्जर्वेशन आएगा और 25th ऑब्जर्वेशन हमारा आता है 43 के अंदर। ओके, तो ये 43 के अंदर आएगा तो 43, तो हमारा क्लास हो जाएगा 20 to 30। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा 20 to 30 क्लास हो जाएगा। ओके, उसके हिसाब से CF हमारा हो जाएगा 23 और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20। ओके, ये दोनों हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा L हो जाएगा 20, n/4 हमारा 25 है, माइनस CF हमने बोला कि इसके ऊपर का दैट इज 23 अपॉन 20 और क्लास इंटरवल हमारे पास ऑलरेडी 10 है, तो ये 20 प्लस हम यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 20/20 दैट इज़ 1, दैट इज़ 21। ओके, इसी तरह से मीडियन की बात करें तो n/2 होता है।
सो ये 100 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 50th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, और 50 हम कह सकते हैं 88 के अंदर आ जाएगा। ओके, तो 30 to 40 हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ओके, और इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो लोअर लिमिट हमारे पास 30, n/4 का आंसर हमारे पास 50 है, उसका CF जो बनता है वो 43 बनेगा, और फ्रीक्वेंसी जो है इसकी हमारे पास 45 है, और क्लास इंटरवल तो 10 है ऑलरेडी है। तो हम कह सकते हैं कि 30 प्लस यहाँ पे 1.55 मिल जाएगा, और आंसर हो जाएगा 31.55। अगर तीनों की वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज़ 37.11, 21 Q1 और 31.55, ये वैल्यू अगर हम स्क्यूनेस की फॉर्मूला के अंदर देख देते हैं तो हमारे पास तीनों की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, दैट इज़ 37.11 प्लस Q1 जो हमारे पास था 21 माइनस 2 मीडियन की फॉर्मूला हमारे पास थी 31.55। इसकी डिविडेशन में हमें जो करना है वो हो जाएगा 37.11 माइनस 21। तो अगर न्यूमरेटर का अगर देखें तो दोनों का प्लस करेंगे तो 58.11 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.1 हो जाएगा, और डिविडेशन में अगर हम लिखेंगे तो आंसर 16.11। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि -4.99 डिवाइडेड बाय 16.11, सो आंसर विल बी द -0.31। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, हमें ढूंढा है स्क्यूनेस। तो ये पूरा फॉर्मूला है इसका। ओके, इस तरह से पूरा क्वेश्चन किया जा सकता है। तो देखते हैं हमारे पास ये एक और क्वेश्चन कौन सा है। तो ये आंसर -0.31, जिसका भी ये क्वेश्चन पेपर है उससे सही आंसर कैलकुलेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है कि मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल कंबाइंड दे रखा है 750। तो यहाँ पे N1 हमारे पास नहीं है, तो वो हमने फाइंड कर लिया 200। 750 में से 250 और 300 माइनस कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से मीडियन यानी कि यहाँ पे x बार या फिर यहाँ पे वेरिएंस नहीं ढूंढ सकते। तो हम कर लेते हैं किस तरह से ये कैलकुलेशन होता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास अवेलेबल है ये हमने पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो N1 आपके पास है नहीं है, टोटल 750 है यहाँ मेंशन किया हुआ। तो 750 में से ये 550 आप माइनस कर लो, यानी कि आपका N1 हो जाएगा 200। ओके, इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो हमें उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, जो भी फॉर्मूला हमें लगानी है वो हमने फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लगा के रखी है। पहले हम x बार c अप्लाई करेंगे। ओके, तो x बार c अप्लाई करेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन होगा देखते हैं। जो भी x बार c हमारे पास है वो 16 मेंशन आंसर क्वेश्चन में दे रखा है। N1 के बारे में बात करें तो N1 200 है इंटू x बार 1 जो कि 25 क्वेश्चन में दे रखा है। इसको एक ब्रैकेट में लग देते हैं। N2 250 है और x बार 2 हमारे पास नहीं है तो x बार 2 एज इट इज लिखेंगे। N3 हमारे पास 300 दे रखा था और उसका है मल्टीप्लिकेशन में x बार 3 50। टोटल N1 प्लस N2 प्लस N3 हम कह सकते हैं ये 750 है। तो हमें क्या करना होगा, ये 16 इंटू 750 कर देना पड़ेगा, और यहाँ पे 200 इंटू 25 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5000 यानी कि 5000। ये 250 x बार 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे, और 300 इंटू 15 यानी कि 4500 यानी 4500। अगर 16 इंटू 750 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 12000। ओके, और 5 और 4500 यानी कि 9500, 9500 प्लस 250 x बार 2। तो इसको इस रिवर्स साइड लेते हैं कि 12000 को में से 9500 माइनस कर लेंगे, और जो आंसर आ जाएगा उसको हम डिवाइड बाय 250 कर लेंगे। तो x बार 2 हमें आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो हमारा x बार 2 मिल जाएगा 10, जो कि x बार 2 हो गया। अगर जैसे ही हमें x बार 2 मिल जाता है, हमें का यहाँ पे जो है ये कह सकते हो कि S3 स्क्वायर ढूंढना है। तो उसके लिए हमें D1 D2 चाहिए। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि पहले D1 जो कि फॉर्मूला है x बार 1 माइनस x बार c। ओके, तो यहाँ पे x बार 1 ऑलरेडी हमारे पास था 25। ओके, x बार c हमने अभी ढूंढा था, दो दे रखा था, सॉरी 16। सो यहाँ पे हम तीनों लिख देंगे, दैट इज़ 25 माइनस 16। तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 9। D2 के बारे में होता है जो होता है x बार 2 माइनस x बार c। x बार 2 अभी हमने ढूंढ लिया 10,
और x बार c ऑलरेडी 16 है, दैट इज़ -6। और D3 के बारे में बात करें तो x बार 3 जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर में लिखा था 15, और जो इसका भी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, कंबाइंड मीन जो है वो 16 है, तो -1, यानी D1 D2 D3 हमारे पास मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, दैट इज SC। ओके, SC की फॉर्मूला क्या होती है, अगर यहाँ पे वेरिएंस दे रखा है तो ऑलरेडी यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा N1 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 ब्रैकेट में S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस N3 ब्रैकेट में S3 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर। इन सब के डिविडेशन में जो आएगा वो होता है आपके पास N1 प्लस N2 प्लस N3, जिसे हम कैपिटल N भी कहते हैं। अब कंबाइंड SC स्क्वायर यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हो, तो ये सब कुछ ये स्क्वायर में दे रखा है। ओके, तो ये 51.73 आपके पास क्वेश्चन में है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि 51.73। N1 जो होता है हमारे पास 200 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हमारे क्वेश्चन में दे रखा था 9 स्क्वायर, D1 जो था वो ऑलरेडी 3 था, जो कि हमने D1 यहाँ पे ऑलरेडी 9 दे रखा था, सॉरी, तो D1 हो जाएगा हमारे पास 9 स्क्वायर, सॉरी D1 स्क्वायर लिखा हुआ है 9 स्क्वायर, और ऑलरेडी S1 स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी 9 दे रखा है, हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, फिर से लिख देते हैं। S1 स्क्वायर जो है ऑलरेडी 9 हमें दे रखा है, ओके, वेरिएंस दे रखा है, और D1 स्क्वायर है दैट इज़ 9 स्क्वायर। ओके, N2 के बारे में बात करें तो N2 ऑलरेडी हमारे पास 250 मेंशन है। S2 स्क्वायर के बारे में बात करें तो हमारे पास S2 स्क्वायर हमारे पास 16 दे रखा है, और जो हमारे पास D2 स्क्वायर की बात करें तो 6 स्क्वायर हम लिखेंगे। N3 जो है वो 300 है। ओके, S3 जो हमें दे रखा है, D3 दे रखा है, S3 नहीं दे रखा, तो S3 स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, और D3 1 है तो 1 स्क्वायर कर लेंगे। ओके, होल डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल अमाउंट है 750। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 51.73 को हम 750 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 9 स्क्वायर जो हो जाएगा 81 प्लस 9 जो हो जाएगा दैट इज़ 90 को अगर हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18,000 यानी कि 18,000 मिल जाएगा। इसी तरह से 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 के अंदर आप 16 ऐड कर लोगे, ओके, और इसको 250 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा 13,000, और इसको हम लिखेंगे 300 S3 स्क्वायर, और 300 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आ जाएगा वो है 38,797.5, और इन तीनों की बात करें तो तीनों का टोटल हो जाएगा 31,300 प्लस 300 S3 स्क्वायर। सो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इन सबको, तो ये जो आंसर हो जाएगा 38,797.5 माइनस 31,300, ओके, डिवाइडेड बाय हम डायरेक्टली लिख देते हैं 300, तो हमारे पास मिल जाएगा S3 स्क्वायर, जिसका आंसर आप ढूंढोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 25, ओके, 24.99, जो इसका मतलब हो जाएगा 25। ओके, सो ये S3 स्क्वायर आपके पास मिल जाएगा। क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमें डायरेक्टली वेरिएंस फाइंड करना था, इसलिए हमने 25, अगर हमें स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देते तो 5 आंसर मिल जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके और वाला क्वेश्चन है, फिर भी हमने किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखा है कि ऑब्टेन द मीडियन एंड मोड दोनों फाइंड करना है। ओके, तो मीडियन एंड मोड के लिए आपके पास इक्वल क्लास इंटरवल दे रखा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको एक ही बार दे रखी है, तो आप मोड डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। ओके, सो किस तरह से आप मोड डायरेक्ट फाइंड करोगे देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्लास और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मेंशन है। मीडियन और मोड के लिए हमें सिर्फ CF चाहिए, तो यहाँ पे हम 12 प्लस 30 अगर हम करेंगे तो 42 प्लस 57, 42 प्लस हम 57 कर लेंगे तो 99,
99 प्लस 34 करेंगे 133 और इसके अंदर 17 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 150, जो कि एक्स हमें ऑलरेडी मेंशन है। इसका अगर हम मीडियन फाइंड कर देते हैं तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास हो जाएगा दैट इज n/2, तो ऑब्जर्वेशन जो कि 150/2 हो जाएगा, तो हमारे पास 75th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। 75 हमारा हो जाएगा 99 के अंदर आ जाएगा, तो आपका मीडियन क्लास जो है वो हो जाएगा 20 to 30। ओके, और मीडियन फाइंड करेंगे तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू C। ओके, तो ये 20, n/2 का आंसर आपके पास है 75, CF उसके ऊपर का जो 42 मेंशन किया है, और F जो होगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 57, और क्लास इंटरवल आपको पता ही है सब में 10 है। सो आंसर यहाँ पे अगर इसको करेंगे 75 - 42 डिवाइड बाई 57 इंटू 10, तो 5.79 हमें मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25.79। अच्छा, इसका मोड फाइंड करना है, तो मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास MO की फॉर्मूला है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू C। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 57 है, तो F1 उसके ऊपर F0 नीचे हो जाएगा F2, और ये आपका मोड क्लास हो जाएगा 20 to 30। तो इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 20 हो जाएगा, F1 आपका 57 - 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 57 - 30 - 34 इंटू क्लास इंटरवल 10। ओके, तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमारा डिफरेंस निकालेंगे तो 27 मिलेगा, और नीचे अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास 50 हो जाएगा। दैट इज़ 2 इंटू 57 हम कर लेंगे, और इसमें से 30 और 34 माइनस कर लेंगे इंटू 10, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो अमाउंट हो जाएगी 5.4। सो ये हो जाएगा 25.4। ये आपका मोड हो गया। दोनों कैलकुलेशन हमने जो क्वेश्चन पे पूछा गया था, मीडियन एंड मोड फाइंड करना था, तो मीडियन और मोड हमने दोनों फाइंड कर लिया। ओके, तो उसका बी क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। दोनों के बारे में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच टीम हैज़ स्कोर्ड मोर रन्स, किसने ज़्यादा स्कोर किया, तो जिसका एवरेज अच्छा होता है वो हम कह सकते हैं वो हमारे पास होगा। तो हमने पहले ही तो हम कह सकते हो कि पाकिस्तान ने ज़्यादा रन्स विच टीम ने किए हैं, तो पाकिस्तान लिख सकते हो। कमेंट अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ द बैट्समैन, जहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात करें तो जिसका क्यूमुलेटिव वेरिएंस यानी कि CV जिसका कम होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो CV फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय x बार इंटू 100। ओके, तो आप अगर पाकिस्तान का करेंगे पहले, तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड डिविएशन 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो इसका CV कितना आ जाएगा, आप करेंगे 20%, तो पाकिस्तान के बारे में आंसर आता है 20%। अगर ऑस्ट्रेलिया का कैलकुलेशन करते हैं तो 9/50 इंटू 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18%। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का CV क्या है, हमारा कम है, यानी इसका मतलब कंसिस्टेंसी कितने मेंटेन की है, ऑस्ट्रेलिया ने मेंटेन की है। अगर एवरेज रन की बात करें तो आंसर आएगा पाकिस्तान, और कंसिस्टेंसी के बारे में बात करें तो जिसका CV कम होता है वो मोर कंसिस्टेंस होता है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आंसर आएगा। अच्छा, सी क्वेश्चन जो आपके पास है इसके अंदर लिखा है कि फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द ओरिजिन आर, आपको लिखा है 1, 4, 10 एंड 46 एंड ऑब्टेन द 4 सेंट्रल मोमेंट्स एंड कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट 4 मोमेंट्स आपको ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, दैट इज μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश एंड μ4 डैश। हमें सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करना है, तो सेंट्रल मोमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो बनाई गई है, हमने सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, यहाँ पे हमारे पास है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सेंट्रल मोमेंट्स मतलब होता है μ1 तो ऑलवेज 0 होता है। μ2 की बारे में बात करें तो μ2 होता है μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर।
ओके, तो म्यू टू डैश हमारे पास 4 है और म्यू वन डैश 1 स्क्वायर हो जाता है 1, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। अच्छा, म्यू 3 के बारे में कैलकुलेशन करेंगे तो म्यू 3 डैश, ओके, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, दैट इज -3 इंटू म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश। ये फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा, इसे फॉर्मूला लर्न करनी पड़ेगी, +2 इंटू म्यू वन डैश स्क्वायर। ओके, तो सॉरी, म्यू वन डैश क्यूब, स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे क्यूब होता है, म्यू वन डैश क्यूब। ओके, तो म्यू थ्री डैश जो होता है वो म्यू थ्री डैश हमारे पास ऑलरेडी 10 है, -3 इंटू म्यू टू डैश यानी कि 4 एंड म्यू वन डैश दैट इज़ 1, +2 इंटू म्यू वन जो है हमारे पास 1 है उसका क्यूब। तो यहाँ पे 10 माइनस 4 3 ज़ा 12 यानी यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 1 का क्यूब 1 होता है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। सो ये आंसर 0 हो जाएगा। 10 + 2 माइनस 10 + 2 यानी 12, 12 माइनस 12 यानी कि 0। अच्छा, म्यू 4 के बारे में बात करें तो म्यू 4 में जैसे कि म्यू 4 डैश यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, इसके फॉर्मेट में आपको बताता हूँ। यहाँ पे 3 और 2 है, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे पहले म्यू 3 डैश और म्यू 1 डैश लेंगे, यहाँ माइनस है तो फिर प्लस करेंगे, और म्यू 4 है तो यहाँ पे 4 इंटू लिखेंगे। यहाँ पे 3 और 1 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 1 लिखेंगे, दैट इज म्यू 2 डैश इंटू म्यू 1 डैश स्क्वायर। ओके, और प्लस के बाद नेक्स्ट माइनस आता है। यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे म्यू 1 डैश स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे क्यूब लिखा था, तो यहाँ म्यू 1 डैश रेज़ टू 4 आएगा। यहाँ पे आगे कुछ नहीं था 1, ओके, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे आएगा 3। ओके, चलो इस तरह से फॉर्मूला है। ओके, ऐसे बहुत सारे वीडियो है, और इसके बाद जनवरी के बाद फरवरी में अल्टरनेटिव एग्जाम ली थी, थोड़े बहुत क्वेश्चन में डिफरेंस आया था, वो पेपर भी हम अपलोड करेंगे शायद 1-2 दिन में, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से होता है। और इन फ्यूचर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर भी हम सारे वीडियोस जो पास्ट ईयर पेपर्स है वो हमारे प्लेलिस्ट में है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे ईयर यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यानी ऑल सेम में आपको उसकी हेल्प मिलती रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो हमने वैल्यूज़ जो है रखनी है यहाँ पे, तो म्यू 4 डैश हमारे पास 46 है, -6 इंटू म्यू 3 डैश 10 मेंशन किया है, म्यू 1 डैश है आपके पास 1, म्यू 4 इंटू म्यू 2 डैश जो आपके पास है 4, और म्यू 1 डैश की 1 स्क्वायर, -3 इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे 1 रेज़ टू 4। चलो 46 का 46 ये यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 60। ओके, यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 यानी कि यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 1 स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे 6 इंटू 10। ओके, यहाँ पे 6 इंटू 10 हमने लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, हाँ, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमने इस तरह से कैलकुलेशन करना होगा। एक सेकेंड में आपको कर देता हूँ। यहाँ का फॉर्मूला में थोड़ी गड़बड़ होगी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। ओके, सो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 6। ओके, तो हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, तो आंसर में भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 46 -40 +24 प्लस, अरे प्लस माइनस है, -3 सॉरी, -3 आप, तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो हो जाएगा 27। सो म्यू 4 आपके पास 27 आ जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ी जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ किया है। ओके, अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन 2 में यहाँ पे राइट द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो थियरिकल पोर्शन है, आप थियरी पढ़ सकते हो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की थियरी ऑलरेडी है। ओके, ये बाइवेट टेबल का जो है बहुत लंबा सम है, हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, तो हम इसको नहीं ले रहे अभी फ़िलहाल, हम इसके और में जो है ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है द फॉलोइंग इज द 2 रिग्रेशन लाइन।
आपको 2 रिग्रेशन लाइन दे रखी है, आपको दिखा है कि द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 3। हमें ढूंढना है कोएफिशिएंट कोरिलेशन एंड द मीन, यानी x बार भी ढूंढना है, r भी ढूंढना है, और स्टैंडर्ड डिविएशन है तो वेरिएंस ऑफ y भी ढूंढना है। तो किस तरह से ये एग्जाम्पल होगा हम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 रिग्रेशन लाइन तो ऑलरेडी मेंशन है। सबसे पहले इसको हम मीन में कन्वर्ट करेंगे। सो इसका मीन फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ए ऑप्शन लेते हैं, दैट इज मीन। सो व्हेन 2 रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, आगे एमसीक्यू में आ गया, हम फिर से देख लेते हैं कि अगर व्हेन 2 रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, सो x बिकम x बार एंड y बिकम y बार। तो इसके अंदर ये हो जाएगा दैट इज 8x बार माइनस 10y बार इज इक्वल टू माइनस 66। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड में हो जाएगा 40x बार माइनस 18y बार इज इक्वल टू 214। अब दोनों में किसी एक को हमें मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो 8 5 40, पूरी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो दैट इज 40x बार माइनस यहाँ पे 10 5 50 y बार, और 66 को करेंगे तो माइनस 330। नीचे का इक्वेशन डायरेक्टली लिख देते हैं, दैट इज 40x बार माइनस 18y बार, उसमें कोई चेंज नहीं है, माइनस 214 इज इक्वल टू 214। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे यहाँ पे माइनस, चलो साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज कर लिया, यहाँ पे माइनस, ये माइनस कर दिया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये 40x बार और 40x बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओके, सो माइनस 50 प्लस 18, तो हमारे पास ये जो बन जाएगा वो हो जाएगा माइनस 32y बार, और माइनस 330 में से 214 निकालेंगे, दोनों सॉरी माइनस 330 माइनस 214, तो दोनों ऐड हो जाएगा, दैट इज माइनस 544। तो क्या हो जाएगा, y बार जो होगा वो आपका किस तरह से हो जाएगा, दैट इज माइनस 544 डिवाइडेड बाई 32 माइनस, सो y बार विल बी आपको मिल जाएगा 17, यानी कि 17। ओके, अभी कोई भी इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y बाय की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज पुट द वैल्यू ऑफ y बार इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो 8x बार माइनस 10y बार था, तो y बार की जगह हम 17 लिख देते हैं, टाइम बचा इसलिए माइनस 66, दैट इज 8x बार माइनस 170 इज इक्वल टू माइनस 66। 8x बार माइनस 170 को इस तरफ लेते जाते हैं तो प्लस 170 हो जाएगा। सो 8x बार, x बार का आंसर आ जाएगा माइनस 66 डिवाइडेड बाय, अगर हम कर लेंगे 170 तो हमारे पास 104 बच जाएंगे, डिवाइडेड बाय 8 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। सो x बार और y बार हमारे पास मिल जाएगा। अच्छा, सेकंड जो होता है बायोनेक्स, और हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो हम फाइंड करेंगे कोरिलेशन। ओके, तो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए पहले कोई इक्वेशन को हमें x ऑन y करना पड़ेगा, और दूसरा जो इक्वेशन होगा उसको y ऑन x करना पड़ेगा। ओके, देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो थी, नॉर्मली हमने यहाँ पे 40x बड़ा था तो हमने ये इसको x ऑन y ले लिया, दैट इज 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214, ये हमने यहाँ पे लिया क्योंकि x बड़ा था। तो हमने दूसरा y ऑन x में कर दिया, दैट इज 8x माइनस 10y, इसमें y भी बड़ा था वैसे भी, माइनस 66। ओके, तो यह हमारे पास हो गया x ऑन y, तो x को इस तरफ लिखेंगे, दैट इज 40x इज इक्वल टू 214। 18y को उस साइड लेके अपोजिट साइड ले जाएंगे तो प्लस 18y हो जाएगा। अगर x यहाँ पे लिखेंगे तो 214 डिवाइडेड बाय 40 और 18y डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि bxy जो हो गया वो 18/40 हो गया। ओके, इसका मतलब ये 18/40 यानी कि 0.45 हो गया। 45 लिखो या 18/40 दोनों लिख सकते हो।
इसके बारे में इसी तरह से आप देख सकते हो y on x के बारे में, y को इस तरफ लिखना है तो -10y इज इक्वल टू -66 -8x। अगर इस तरफ माइनस है सबका साइन चेंज कर लेते हैं, दैट इज 10y इज इक्वल टू 66 प्लस 8x। सो y इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 10 और 8x डिवाइडेड बाई 10। तो हम कह सकते हैं कि BYX जो है वो 8/10 हो गया और वी कैन से दैट 0.8। अगर हमें R ढूंढना है तो R ढूंढने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा प्लस और माइनस अंडर रूट BXY इंटू BYX। सो इसको हम दोनों में प्लस है तो प्लस आउटर कॉलम आउटर लिख लेते हैं 0.45 इंटू 0.8। ओके, तो हमारे पास इसको अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6। ओके, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि हमें कोरिलेशन फाइंड करना है, तो सेकंड आंसर हमारे पास कोरिलेशन आ गया। अच्छा, एक और चीज़ बताई गई थी क्वेश्चन के अंदर कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y रहा। ओके, क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ जो x है वो अगर आपके पास 3 रहा तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना होगा। ओके, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज BYX। BYX का फॉर्मूला होता है दैट इज R इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। अब BYX तो हमने ऑलरेडी भी ढूंढ लिया है 0.8। ओके, तो 0.8 x R भी हमने ढूंढ लिया है 0.6। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y जो हमें पता नहीं है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x हमारे पास 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं अपोजिट साइड 0.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.6। सो आंसर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y मिल जाएगा जो कि आ रहा है 4 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये पूरा सम ये हमने यहाँ पे किया है। ओके, तो उसके और में हम उसके साथ हमारे पास भी एक क्वेश्चन है। ओके, तो ये पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, दोनों क्वेश्चन के अंदर सारी फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे मेंशन की गई है, तो किस तरह से हम इसको करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशंस क्या है, R12 दे रखा है, R13 दे रखा है, R23 दे रखा है, तीनों के तीनों क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं। ओके, सो ये हमारे पास जो सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल है इसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो हम देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास बनता है क्वेश्चन। जो हमारे पास ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, n आपके पास है, n की ज़रूरत नहीं है, R12, R13, R23 हमारे पास अवेलेबल है। हमें क्या करना था, क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि हमें R1.23 फाइंड करना था। ओके, किस तरह से ये फाइंड करना था ये भी है यहाँ पे मेंशन किया गया। डायरेक्टली हमें बताया कि मल्टीपल कोरिलेशन R12.3 और पार्शियल कोरिलेशन 13.2 हमें करना है। ओके, सो पहले हम यहाँ पे मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड कर लेते हैं 1.23। इसका फॉर्मूला जो है वो किस तरह से है, सो R12.23 है तो सबसे पहले हमें R12 लिखना है, दैट इज स्मॉल r12 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर नहीं आएगा, 12 प्लस R13 माइनस 2 इंटू तीनों लिखने हैं R12, 13 और 23, R23, इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके डिविडेशन के अंदर क्या आएगा, डिविडेशन के अंदर आएगा 1 माइनस जो लास्ट के 2 डिजिट है 23, जो कि यहाँ पे हम लिखेंगे R23। ओके, स्क्वायर, इसकी ये अंदर फार्मूला है, तो फार्मूला के हिसाब से सबकी वैल्यू लिख देते हैं। R हमारे पास 12 है 0.863, R13 हमारे पास, ओके मेन चीज़ रह गई ये पूरा अंडर रूट है, तो R 0.863 प्लस 0.648, 13 दे रखा है, माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 0.863, 0.648 और हम कह सकते हैं 0.709। ओके, और डिविडेशन में आ जाएगा जो कि हमारे पास है
1 माइनस R23 यानी कि 0.709 का स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला के अंदर के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। दोनों को अगर हम तीनों लिख देते हैं 0.863 प्लस 0.648 और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू करके, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 0.7930। तो हम 0.793 लिख देते हैं। नीचे 0.709 का स्क्वायर कर लेंगे, ओके, और उसको 1 में से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4973। ओके, सो ऊपर प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं। तो आंसर हमारे पास ऊपर बन जाएगा 0.7180, 0.7180 या फिर 0.718। नीचे तो ऑलरेडी हमारे पास मेंशन है ही 0.4973। सो इसका डिविडेशन करने के बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.20 आंसर मिल जाएगा, जो कि आपका रिग्रेशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट आंसर मिल जाता है। ओके, सो ये मल्टीपल कोरिलेशन हो गया। इसके बाद जो है पार्शियल कोरिलेशन है, जो कि R हमें ढूंढना था 13.2। ओके, 13.2 के अंदर जो हमारे पास है वो किस तरह से करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है R13 माइनस R12, ओके, इंटू R123 होल अपॉन, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 0.49 अंडर रूट 1 माइनस R12 स्क्वायर और दूसरा जो है 1 माइनस R23 स्क्वायर, ये जो हो जाएगा। अच्छा, ये रिग्रेशन के अंदर हमने थोड़ा मल्टीपल कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर गलत किए, ये दोनों का स्क्वायर आएगा। ओके, तो वैल्यूएशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों की फिगर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.863 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.7447 प्लस यहाँ पे भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.648 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.648, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.4199। ओके, और 0.4 तीनों को अगर हम ऐड कर लेंगे 7447 माइनस हम करेंगे 0.793, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्वायर में गड़बड़ होगी, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ये आंसर हो जाएगा 0.3716 और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 0.4973, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7472। ये किस तरह से पता चला कि हमने आगे बताया था कि इसका आंसर 0 to 1 के बीच में आता है। हमारा आंसर 1.2 आया था, इसका मतलब यहाँ पे हमने गड़बड़ थी, वो मुझे पता चल गया। अच्छा, लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमारी फॉर्मूला में R13 क्या है हमारे पास, सो R13 है 0.648 माइनस R12 जो हमारे पास है 0.863 और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा 0.23 के अंदर 0.709 और होल अपॉन हम लिख देते इसको अंडर रूट, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देते 1 माइनस 12 का मतलब होता है 0.863 स्क्वायर और दूसरा जो है ब्रैकेट में 1 माइनस 0.709 स्क्वायर। ओके, चलो ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 0.863 और मल्टीप्लाई करेंगे 0.709 का, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 0. 648 माइनस 0.6118 यहाँ पे लिख देते हैं और डिविडेशन के अंदर दोनों लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, दोनों वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहली वैल्यू हम लिखेंगे 0.863 है उसका स्क्वायर करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.7447 और उसको 1 में से माइनस कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.2552। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वैल्यू से तो 0.709 है उसका मल्टीप्लेशन, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.5026 और उसमें से अगर 1 में से माइनस कर लिया तो आंसर हो जाएगा 0.4973। ओके, न्यूमरेटर का अगर देखें तो इसका अगर हम बात माइनस कर लेते हैं तो 0.648 को माइनस कर लेंगे 0.6118 से तो हमारे पास 0.0362 मिल जाएगा। और डिविडेशन के अंदर बात करें तो डिविडेशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास 0. अगर क्या करेंगे 2552 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4973 से और इसका जो आंसर आएगा उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा 0.2, दैट इज़ 1269। और डिविडेशन करने के बाद अगर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा 0.0362 डिवाइड बाय 0.1269 तो आंसर हो जाएगा 0.28, दैट इज़ 0.28। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, लास्ट 2 एग्जाम्पल में थोड़ी जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन में स्क्वायर रह गया था। बाकी पूरा पेपर हमने यहाँ पे ट्राई किया है सॉल्व करने का, आशा है आपको समझ में आई होगी किस तरह से हमने सॉल्व किया है। तो ऐसे ही वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए और आगे भी जुड़ते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हैव अ गुड डे।